मैं ललित कुमावत 8 लेवल फर्स्ट और सेकंड के मनोविज्ञान की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 3 लेकर आज आपके सामने लाइव रूबरू हो रहा हूँ। तो बिना टाइम गवाए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, युक्तीकरण और तादात्म्यकरण। तो पहले तो इनके और क्या नाम है वो जान लीजिए। उदात्तीकरण को ही अपन कहते हैं मार्गान्तीकरण और युक्तीकरण को कहते हैं औचित्यकरण। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा युक्तीकरण, अर्थात अपनी असफलता को किसी व्यूह में छिपा लेना। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक की पहचान अधिकतर जिसके द्वारा होती है? बुद्धि परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, प्रश्नावली, उपलब्धि परीक्षण। तो प्रतिभाशाली बालक की पहचान सबसे ज़्यादा होती है उपलब्धि परीक्षण से। नेक्स्ट, पिछड़े बालक के चयन की विधि निम्न में से है? कथा विश्लेषण, खेल विधि, निष्पत्ति परीक्षण, मनोवैज्ञानिक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्पत्ति परीक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, बिल्कुल सही है। प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, थोड़ा सा डाउट है, आगे देखते हैं। तनाव, अंतर्द्वंद व हताशा को बिल्कुल सही है। जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करके एवं सामना करने की योग्यता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया। ये नहीं होगा। नेक्स्ट, समायोजन की प्रक्षेपण विधि है। अब समायोजन करने में 2 प्रकार की विधियाँ होती है। एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। तो इसमें अपन को पूछा जा रहा है कि ये प्रक्षेपण विधि कौन सी है? तो प्रक्षेपण विधि अप्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट, किसी समस्या के समाधान के लिए विचारात्मक प्रक्रिया को कहते हैं? तो ये कहते हैं तर्क। संप्रति निर्माण की प्रक्रिया में एक पद है: सोचना, समस्या उत्पन्न होना, समस्या का समाधान, प्रत्यक्षीकरण। तो संप्रति निर्माण में हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, प्रत्यय किसका परिणाम है? चिंतन का, समस्या समाधान का, तर्क का, तार्किक चिंतन का। तो ये हो जाएगा तर्क का। नेक्स्ट, अब यहाँ से थोड़े से प्रश्न इम्पोर्टेंट शुरू हो रहे हैं। पहले वाले प्रश्न भी इम्पोर्टेंट थे लेकिन इससे नहीं, इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जैसे मैं प्रश्न को बोलूँ आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके पहले आप अपना आंसर दें, फिर मेरे आंसर से उसका मिलान करें और कितने में से कितने आए ये अंत में ज़रूर बताएं। तो फिर चलो फिर से शुरुआत करते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं। एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य, उत्तेजक का अनुक्रिया के स्थानपूर्ति, एक उत्तेजक की दूसरी उत्तेजक के लिए स्थानपूर्ति, उत्तेजक का अनुक्रिया से साहचर्य। तो इसमें शास्त्रीय अनुबंध में
एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य होता है। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। यह संबंधित है सादृश्यता के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, बहुक्रिया के नियम से, साहचर्य के नियम से। तो सादृश्यता के नियम को ही आत्मसात करना कहते हैं, या सादृश्यता का ही दूसरा नाम है आत्मीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सादृश्यता के नियम से। किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है। तो ये होता है मौखिक साहचर्य अधिगम। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है। तो किसी भी जो कोई भी मतलब मैटर होता है उसमें कारण और उसके परिणाम को जानना अवबोध के अंदर आता है, यानी कि अंडरस्टूड, समझ उसमें विकसित हो जाती है इसको समझने की। अब यहाँ पर देखिए, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना। सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र और बाद में धीरे धीरे मंद हो जाती है, इसे अब जैसे देखो ये किस प्रकार से पहले बनेगा। पहले ये बता देता हूँ मैं, इसमें जो ये स्थितियाँ है, 4 स्थितियाँ बनती है। तो इसमें किस स्थिति का वर्णन किया होगा, जैसे ये ग्राफ है x और ये ऊपर y। अब ये कह रहा है कि सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र, यानी कि पहले तो तीव्र होगी, बाद में धीरे 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 मंद होगी। तो इस प्रक्रिया को कहेंगे, अनंत दर। नेक्स्ट, फिर इसका विपरीत है, प्रारंभ में सीखने की गति मंद, यानी कि प्रारंभ में सीखने की गति मंद और बाद में तीव्र होती है, तो इसे कहते हैं नतोदर। नेक्स्ट, अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है आत्मीकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की, अनुक्रिया की। तो अधिगम में जो सबसे पहली या महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है आत्मीकरण की, वो होती है सादृश्यता की, वो होती है असाइमिलेशंस की, यानी कि किसी भी वस्तु और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच हम साहचर्य बनाए तो यह आत्मीकरण करें। नेक्स्ट, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। अब पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी, एक तो है UCS जिसको कहते हैं भोजन, और इंग्लिश में कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुल्स, यानी कि स्वाभाविक। तो भोजन यहाँ पर क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, और भोजन को जो देखकर लार आएगी वो होगी UCR। और इसी प्रकार घंटी यहाँ पर है CS, यानी कि कंडीशनल स्टिमुल्स, अनुबंधित अनुक्रिया, और घंटी को देखकर जो लार आएगी वो होगी CR, कंडीशनल रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं CR। नेक्स्ट, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर अभी मैंने बताया था भोजन को कहते हैं UCS, और भोजन को देखकर जो लार आएगी उसे कहेंगे UCR। इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो अनकंडीशनल स्टिमुल्स, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। मतलब S का मतलब होता है स्टिमुल्स यानी कि उद्दीपक, और R रेस्पॉन्स मतलब क्रिया। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। तो ध्वनि को अपन कहेंगे
CS। नेक्स्ट, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात कर देता हूँ। ये चारों ही अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार है। तो रेखीय जो है ये दिया था स्किनर ने, साखी दिया था नॉर्मन क्राउडर, ये दिया था गाल्टन ने, और ये दिया था स्टूलारो और उनके सहयोगियों ने। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है, तो ये है रेखीय अभिकर्मित से। नेक्स्ट, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया, संबंध उद्दीपक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि स्वाभाविक अनुक्रिया को कहेंगे अपन UCR, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। और आपको यहाँ पर ये भी जानना है कि स्वाभाविक अनुक्रिया को ही प्राकृतिक अनुक्रिया कहेंगे, इसलिए ये दोनों तो सेम हो गया। इसमें पूछा है कि घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने क्या कहा था, घंटी को अपन कहेंगे CS, और उसको देखकर जो लार आएंगी उसको कहेंगे CR। तो यहाँ पर अपन को पूछा है कि कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है CR, यानी कि संबंध अनुक्रिया। पावलोव के सिद्धांत में घंटी है। अब अपन को पावलोव के सिद्धांत में घंटी बतानी है। तो घंटी में सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ। घंटी को इंग्लिश में कहेंगे CS, और हिंदी में कहेंगे अनुबंधित उद्दीपक। और अनुबंधित उद्दीपक के और नाम सुन लीजिए, उनको क्या कहेंगे। जैसे भोजन था स्वाभाविक, तो ये हो जाएगा अस्वाभाविक। जैसे भोजन था प्राकृतिक, तो ये हो जाएगा कृत्रिम। और एक नाम है संबंध उद्दीपक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किस मनोविज्ञान स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है। तो जैसे यहाँ पर एक व्यवहारवाद है, एक गेस्टाल्टवाद, एक संरचनात्मक है, एक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यवहारवाद से संबंध है ये वाटसन, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। और गेस्टाल्टवाद से कोहलर, कोपका, वर्मीदर आदि। और जो इसमें संरचनात्मकवाद है, इसके अनुसार जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र होता है वो बालक होता है। अर्थात इसके अनुसार संरचनात्मक उपागम में ये बात कही गई है कि ज्ञान का निर्माण स्वयं बालक के अंदर पहले से विद्यमान होता है, और स्वयं बालक अपनी ही अनुक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मितवाद के संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है। पहला है कि वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण, ये विषय है। कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा समझाकर विचारों का निर्माण नहीं, शिक्षक कुछ नहीं समझाएगा, शिक्षक सिर्फ सहयोगकर्ता या सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों द्वारा माता पिता के निर्देशानुसार नहीं, स्वतंत्र वातावरण रखना है, माता पिता से निर्देशित व्यवहार नहीं रखना है। यहाँ पर पाठ्यसगामी गतिविधियों द्वारा ज्ञान प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण। नेक्स्ट, निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन
गलत है। यहाँ पर आपको कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, ऑप्शन है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल सही है। समूह चर्चा की जाती है, समूह चर्चा की जाती, बिल्कुल गलत है। शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, बिल्कुल। एक मिनट, थोड़ा सा प्रश्न को आप वापस पढ़ना कि निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पहला है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। समूह चर्चा की जाती, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते, नहीं करते हैं, बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते। तो पहले भी बता चुका हूँ कि जो संरचनावादी है या संरचनात्मक उपागम या संरचनावादी सिद्धांत है, उसमें जो अध्यापक होता है वो सिर्फ सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते, बाकी बालक अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं। आशुबैल के अनुसार किस प्रकार की सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। तो ये होता है खोजपूर्ण सीखना। कोई भी अपन चीज़ या वस्तु को अगर उसको खोजेंगे तो उसमें समस्या के समाधान में, जो सीखने में जो समस्या का समाधान होगा वो अगर खोजेंगे तो उसका समस्या का समाधान मिलेगा। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं मानते या कौन सा कथन निर्मितवाद के बारे में सत्य नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते, बिल्कुल सही है। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। संरचनात्मक उपागम में सबसे बड़ी बात आपको यही ध्यान रखनी है, इसमें जो बालक अपने ज्ञान का निर्माण करेगा वो पूर्व ज्ञान के आधार पर करेगा। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, नहीं होगी, सिर्फ बालक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता के रूप में होगी और सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया या गतिशील प्रक्रिया, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसकी जांच को परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमन अधिगम या निगमनात्मक अधिगम। नियम से उदाहरणों की ओर, एक आंतरिक दशा, मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को प्रारंभ करने, बनाए रखने और नियंत्रित करने के लिए प्रवृत्त होती है, यह कहलाती है। तो ये एक, इसमें ये किसी की परिभाषा भी है, मैं आपको बताऊंगा ये परिभाषा किसकी है, लेकिन सबसे पहले आपको जानना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा। लेकिन ये अब परिभाषा पूरी क्या है, थोड़ा सा वापस इसको समझ लीजिए कि किसी प्रक्रिया को शुरू करने, उसको बनाए रखने और वापस उसको नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया होती है वो अभिप्रेरणा होती है। और ये महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी C.V. गुड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, सूचनाओं का हस्तांतरण करना, छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। सभी आंसर थोड़े थोड़े ठीक लग रहे, लेकिन सभी आंसर जब आपको ठीक लगे तो उसमें मजबूत आंसर देखना है, और वो है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। क्योंकि जो बालक अपने स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है उसका सरलीकरण कौन करेगा, शिक्षक करेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है। अब यहाँ पर आपको थोड़े से कीवर्ड पकड़ने हैं। क्या कीवर्ड पकड़ने, एक शब्द पकड़ना है नवीन और दूसरा पकड़ना है मौलिक। जो नवीन और मौलिक है ये विशेषता है सृजनात्मकता के। और अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक होता है सृजनात्मकता और एक होता है बुद्धि। अब आपको ध्यान रखना है कि सृजनात्मकता का संबंध अभिसारी से होता है या अपसारी से होता है या
बुद्धि का संबंध अभिसारी से होता है, अपसारी से होता है। तो सृजनात्मकता का संबंध अपसारी से होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपसारी। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो ये अभिप्रेरक हो जाएगा सामाजिक, क्योंकि हम समाज में रहकर ही तो बड़ी उपलब्धि या बड़े पदों पर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट, निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, यह है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है। तो किसी भी सबसे पहले तो आप ऑप्शन कट करना सीखिए, किस प्रकार से कट करेंगे। इसमें सबसे पहले आ रहा है व्याख्या करना, इसमें भी आ रहा है व्याख्या करना। तो कोई भी निर्माण ज्ञान की बात हो, कुछ भी सबसे पहले उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए। फिर ऑप्शन 4 है विस्तार करना, अन्वेषण करना, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना। सबसे पहले उसका विस्तार नहीं करेंगे, सबसे पहले उसके अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण मतलब उसकी खोज करेंगे। सबसे पहले खोज करने के बाद उसकी व्याख्या करेंगे, व्याख्या के बाद विस्तार करेंगे, विस्तार के बाद मूल्यांकन करेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो ये है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, जो दिया था मिस टॉलमैन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? तो यहाँ पर आपको समझना है, सबसे पहले आवश्यकता, फिर एक में तत्परता, फिर तत्परता, फिर ये 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे, क्योंकि इंसान को सबसे पहले किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, तत्परता तो उसके बाद दिखाई देती है। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे कोई पशु है, या अपने मानव की भी बात कर लेते, जैसे अपन को प्यास लगी है तो सबसे पहले अपन को पानी की आवश्यकता होगी। अब अपन पानी पीने के लिए तत्पर होंगे, फिर उसमें स्थिति बनेंगी और फिर जाकर अंतःक्रिया करेंगे, तब जाकर अपन को पानी मिलेगा। इसलिए सबसे पहले किसी न किसी वस्तु की या उद्दीपक की हमें आवश्यकता होती है, आवश्यकता के बाद हम तत्पर होते हैं, फिर वैसी सिचुएशन बनती है और फिर उस सिचुएशन में रहकर जब हम अंतःक्रिया करते तो वो उद्दीपक हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? तो ये करता है गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न, वह आरेखीय अवस्था जिसमें विचारों का व्यवस्थापन तथा विभिन्न संप्रत्तियों का सहसंबंध दिखाया जाता है, उसे कहते हैं? तो आनुभाविक अधिगम, खोज उपागम, समस्या समाधान, मानचित्र निरूपण। यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा मानचित्र निरूपण, क्योंकि अपन किसी भी अगर चीज़ को समझेंगे तो मानचित्र के माध्यम अगर उसको दर्शाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मानचित्र निरूपण। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। इसको आप थोड़ा सा समझिए। जैसे ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया था स्किनर ने और इन्होंने प्रयोग किया था चूहों पर। अब चूहों पर कैसे किया था? जैसे ये एक पाइप है, यहाँ पर एक छिद्र कर दिया, यहाँ पर एक छिद्र कर दिया, यहाँ पर एक छिद्र कर दिया, यहाँ पर एक चूहा, और यहाँ से चूहे को छोड़ दिया। अब यहाँ से चूहा यहाँ पर आएगा, इसको दाना मिलेगा, फिर आगे जाएगा, फिर दाना मिलेगा, फिर आगे जाएगा, फिर दाना मिलेगा, फिर आगे जाएगा, फिर दाना, यानी कि पहले अनुक्रिया करेगी फिर उद्दीपक मिलेगा। इसलिए इसकी प्रकृति जो निर्भर पुनर्बलन करेगा वो अनुक्रिया की प्रकृति पर करेगा। राइट आंसर 2 नंबर। निम्न में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? अनुकूलित अनुक्रिया, यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना, ये अनुकूलित अनुक्रिया है, अनुकूलित अनुक्रिया है। दूसरा है क्षेत्रीय सिद्धांत, सामीप्य संबंधवाद, प्रबलन सिद्धांत। तो पहले तो समझिए इन सभी के प्रवर्तक क्या कौन है, फिर आपको मैं इसका आंसर भी बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे आया। निम्न में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है?
तो ये जो अनुकूलित अनुक्रिया है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पावलोव। क्षेत्रीय के हैं कोटलेविन। सामीप्य के हैं गुथरी। और प्रबलन के हैं हल। तो यहाँ पर आपको समझना है कि हल, गुथरी और पावलोव तीनों ही व्यवहारवादी है, जबकि कोटलेविन संज्ञानवादी है या ज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय सिद्धांत, क्योंकि क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कोटलेविन है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अधिगम विकसित करने का प्रयास किया है, वह है ये। इसमें जो एक कीवर्ड है टोपोलॉजी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका संबंध है कोटलेविन के क्षेत्रीय सिद्धांत से। व्यवहार का करना पक्ष है, भावात्मक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक, ज्ञानात्मक। व्यवहार करना क्रियात्मक पक्ष होगा। ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको समझना है। यह एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण। अब इसका मैं आपको थोड़ा क्रम भी बता देता हूँ। क्या होगा, सबसे पहले होगा 1 नंबर पर उपलब्धि परीक्षण, फिर उसके बाद होगा निदानात्मक परीक्षण, और फिर से सबसे लास्ट में होगा उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है। तो सबसे पहले आपको समझना है सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया पर संबंध पर आधारित वह है। तो ये सिद्धांत दिया था स्किनर ने, और स्किनर का मेन जोर था पुनर्बलन पर। और अब जो यहाँ पर अलग अलग सिद्धांत दिए, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा प्रभाव का नियम। लेकिन होगा कैसे वो थोड़ा सा समझिए। अब प्रभाव के नियम कोई दूसरा नाम है परिणाम का नियम, और एक और नाम है संतोष और असंतोष। संतोष और असंतोष का नियम। तो इसमें जो ये पुनर्बलन दिया जाता है उससे व्यक्ति संतुष्ट होकर अपने आगे की क्रिया में और मन लगाकर कार्य करता है। इसलिए संतोष असंतोष के नियम से सक्रिय अनुबंध क्रिया का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरोम ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। औपचारिक, अनौपचारिक, वर्णनात्मक, प्रामाणिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत 2 नंबर। नेक्स्ट, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है, तो ये है अध्यापक निर्मित। नेक्स्ट, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं, तो ये होते हैं निम्न उपलब्धि वाले। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप VIM लगाकर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दीजिए। और अब समझिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पावलोव ने जो अपना सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में सबसे पहले वो घंटी बजाता, फिर वो भोजन देता, और तब जाकर कुत्ता लार टपकाता। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है कि पावलोव के सिद्धांत में तो मिस्टर पावलोव थे, वो घंटी भी प्रस्तुत कर रहे हैं, भोजन भी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि कुत्ता जब लार टपकाएगा वो घंटी को देखकर तब टपकाएगा या भोजन को देखकर टपकाएगा। यही आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, कुत्ता भोजन को देखकर लार टपकाएगा, इसलिए सबसे पहले आएगी घंटी। और मैंने आपको कहा था घंटी को अपन कहेंगे एक घंटी को अपन कहेंगे CS। उसके बाद सबसे पहले घंटी प्रस्तुत की, अब करेगा भोजन, और भोजन को कहते हैं
सी एस, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना इसने सी को साइलेंट कर दिया है कॉमन होने की वजह से, और इसलिए भोजन को देखकर वो लार टपकाएगा, इसलिए भोजन को देखकर लार टपकाएगा। तो भोजन को अपन क्या कहते थे, यू सी एस। अब अगर भोजन को देखकर लार टपका रहा है तो इसको कहेंगे यू सी आर, लेकिन यहाँ भी सी कॉमन की होने की वजह से कट गया, और जो लास्ट में जाकर अनुबंधन बनेगा वो बनेगा सी एस यू एस यू आर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्मितवाद के अनेक प्रकार है सिद्धांत। निर्मितवाद के अनेक प्रकार सिद्धांत जो यह बताता है कि ज्ञान व्यक्तित्व रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वेद्य है, तो ये है तृतीय निर्मितवाद। नेक्स्ट, फिर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट VMI लगा लीजिए। एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियाँ नहीं होते हुए भी कड़ी व सघन तैयारी करता है, यह सिद्धांत है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्किनर का एक सिद्धांत समझाया था, अनुक्रिया उद्दीपक, यानी कि ये फिर समझ लीजिए। एक पाइप है, यहाँ पर इसमें छेद 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 है, यहाँ पर छेद है, और स्किनर का चूहा यहाँ से रवाना होगा। तो देखो पहले वो अनुक्रिया करा, जैसे ही यहाँ पर आएगा ऊपर से पाइप में दाना इसको मिलेगा, ये खाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पाइप में दाना मिलेगा, फिर आगे जाएगा, फिर 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 दाना। लेकिन यहाँ पर समझना है दोस्तों, पहले इसको यहाँ पर शुरुआत में उद्दीपक नहीं दिया गया था, पहले इसने अनुक्रिया की थी, फिर उद्दीपक दिया था, फिर अनुक्रिया, फिर उद्दीपक, फिर अनुक्रिया, फिर उद्दीपक, फिर अनुक्रिया, फिर उद्दीपक दिया गया था। तो इस उदाहरण को आपको समझना इसके माध्यम से ही कि एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियाँ नहीं होते हुए भी कड़ी व सघन तैयारी करता है, यानी कि उसके सामने उद्दीपक नहीं है। यहाँ पर भी जैसे उसके सामने कोई उद्दीपक पहले नहीं था, बिना उद्दीपक के ही उसने स्टार्ट की थी, लास्ट में उसको उद्दीपक मिला था। तो अभी भी यहाँ पर कोई रिक्तियाँ नहीं, कोई भर्ती नहीं है, फिर भी वह कड़ी व सघन तैयारी कर रहा है, इसलिए यह उदाहरण हो जाएगा अनुक्रिया उद्दीपक का, आर्यस थ्योरी का स्किनर। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी उपागम है सरल से कठिन। एक बालक पहाड़ी सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह